बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का मेरा टॉपिक फर्स्ट ईयर की पोइम है द रेन और इसका राइटर W.H. डेविस विलियम हेनरी डेविस। तो पोइम पढ़ाने से पहले दो तीन बातें आपको जानना बड़ा ज़रूरी है। एक तो सबसे पहले आपको मैं इसका पोइम का थोड़ा बहुत बैकग्राउंड जो है अकॉर्डिंग टू राइटर जो इसका पोइट है पोइट से थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवाऊंगा ताकि आप लोग जो है इसका बैकग्राउंड जानेंगे तो आप इस पोइम को अच्छा समझ सकेंगे। दूसरे नंबर पे इस पोइम में जो डिवाइसेस यूज़ होती हैं, जो लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ होती हैं, तो वो भी इसके साथ साथ आपको बताऊंगा। और इसके अलावा जो इस पोइम में जो रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट का क्वेश्चन आता है तो काइंडली वो भी ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड की हुई है। तो पोइम में रेफरेंस को कैसे अटैम्प्ट करना है, कॉन्टेक्स्ट में क्या लिखना है, और इसके अलावा जो एक्सप्लेनेशन होती है वो अपने कैसे अटैम्प्ट करनी है, तो इसे जानना बड़ा ज़रूरी है। ये चूँकि एक डिफरेंट टॉपिक है तो इसलिए मैं इसको इस वीडियो में नहीं शेयर करूँगा। इस वीडियो में आपको नहीं बताऊँगा, ये ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ। हाउ टू अटैम्प्ट रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन है। और आज की पोइम में जस्ट आपको ट्रांसलेशन करवाऊँगा, राइटर का तारफ़ दूँगा। इस पोइम की जो इस पोइम का जो पोइट है उसका राइटर का तारफ़ करवाऊँगा। और इसके अलावा जो डिवाइसेस यूज़ हुई हैं और कोशिश करूँगा जो कमी है इस पोइम में जितना अच्छे से अच्छा एक्सप्लेन कर सकता हूँ आपको इस पोइम को एक्सप्लेन करूँगा। तो किसी भी पोइम को समझने के लिए बच्चे सबसे पहले आपको उस पोइम के जो बैकग्राउंड होता है अब उसको समझना बड़ा ज़रूरी होता है। और पोइम का बैकग्राउंड आप तब भी समझेंगे जब आप उसके पोइम के पोइट से वाकिफ़ होंगे। तो पोइट से हल्का फुल्का तारफ़, मेन मेरा टॉपिक जो है इस पोइम की ट्रांसलेशन है। इस पोइम को अच्छे से अच्छा समझाना है। तो इस पोइम के बैकग्राउंड में जो सिंबॉलिक मीनिंग कौन से हैं उसको समझने के लिए आपको पोइट की लाइफ के बारे में हल्का फुल्का टच दूंगा। तो विलियम हेनरी डेविस जो है ये पोइट, इसके बारे में आपको बताता चलूँ कि इंग्लिश पोइट था। इंतहाई गुर्बत की ज़िंदगी गुजारी है और इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स बड़ा था, एहसास कमतरी का बड़ा शिकार था और मांग तांग के ज़िंदगी इसने गुजारी है। इंतहाई गरीब रहा है, इंतहाई गुर्बत में इसने अपनी ज़िंदगी गुजारी है। इवन के कभी कभार ये मांगने पे मजबूर हो जाता था। और इसके अलावा ये डिसेबल पर्सन भी रहा है, माजूर रहा है। और इसके अलावा ये जब अमीरों को देखता था तो इसके दिल में ये बात आती थी कि शायद जो खुदा है वो सिर्फ अमीरों का है। कि अमीर जो थे, अमीर तबका जो था वो गरीबों को तरसा तरसा के दिया करता था। अमीर तबके के पास ज़िंदगी की सारी लवाजमात थी। जैसे वो ज़िंदगी को गुजारना चाहते थे, जैसे वो ज़िंदगी को एंजॉय करना चाहते हैं, इसलिए उनके पास ज़िंदगी की हर तरह की आसाइश थी। और जो गरीब तबका था उनके पास ना होने के बराबर था। चूँकि ये खुद भी गरीब था इसलिए ये एहसास इसके अंदर ज़्यादा कूट कूट के भरा हुआ था। इसके अंदर ये एहसास ज़्यादा ज़िंदा था कि गरीबों को ना होने के बराबर मिलता है और अमीर जो होते हैं वो ज़िंदगी की सारी आसाइश उनके पास दस्तयाब होती हैं। और अमीरों के पास ये चॉइस होती है कि वो गरीबों को थोड़ा थोड़ा करके, कतरा कतरा करके देते रहे। इसी बात को उसने इस पोइम में भी डिस्क्राइब किया है, सिंबॉलिक मीनिंग के साथ डिस्क्राइब किया है। इसके हिडन मीनिंग जो है, हिडन मीनिंग पोइम में आते हैं। और इसके अलावा फिर भी आखिर में हमें ये पोइट जो है ऑप्टिमिस्टिक और पैसिमिस्टिक होता है। ऑप्टिमिस्टिक जो अ पर्सन हु ऑलवेज लुक्स एट द ब्राइटर साइड ऑफ लाइफ, जो हमेशा ज़िंदगी को वो अच्छे पहलू से देखता है, जो हमेशा उम्मीद की बातें करेगा। अब ऑप्टिमिस्टिक है और पैसिमिस्टिक है। पैसिमिस्टिक जो हमेशा मायूसी की बातें बातें करता है। अब ऑप्टिमिस्टिक ऐसे कि जो हमेशा दो तरह के शख्स होते हैं। एक शख्स जो जब कभी आप नाकाम होते हैं, पेपर का आपका मार्क्स अच्छे नहीं आए या आपकी सप्ली आ गई है, तो ऑप्टिमिस्टिक आपको उम्मीद का पहलू देगा, कोई बात नहीं, एक दफ़ा फिर तैयारी करो, इंशाल्लाह ताला अगले से अच्छे नंबर आ जाएंगे आपके। अब ये उम्मीद का पहलू देगा। पैसिमिस्टिक को नहीं एक दफ़ा रह गए ना तो फिर रह गए, अब नहीं पास कर सकते, ये मायूसी की बातें करेगा। तो ऑप्टिमिस्टिक जो है ये लास्ट में ना हमें ये पोइम का जो उसने पैराग्राफ इसने बताया स्टैंजा, इसमें लास्ट में ना हमें उम्मीद का पहलू भी देता है। क्या उम्मीद का पहलू देता है? इसकी अपनी पर्सनल लाइफ जो है, इसके बैकग्राउंड कैसे इस पोइम के अंदर इन्फ्लुएंस है, कैसे अपनी पर्सनल लाइफ को इस पोइम के अंदर डिस्क्राइब करता है, इसके सिंबॉलिक मीनिंग कौन से है, इसके अलावा लिटरेरी डिवाइसेस के अंदर कौन कौन सी है, पैराफ्रेज इस पोइम का क्या है, वगैरह वगैरह। इस पोइम को दारेन को जितना मैं अच्छे से अच्छा डिस्प्लेन करने की कोशिश करूँगा ताकि
आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी आ सके। तो पोइम को मैं स्टार्ट करता हूँ। लास्ट में मैं जो अभी तो मैं आपको जस्ट लिटरेरी डिवाइसेस ना इसको मैं इसमें आपको वर्बली आपको बता दूंगा, ओरली बता दूंगा कि इसमें ये लिटरेरी डिवाइसेस हैं फ़लाँ जगह पे, और लास्ट में आपको मैं शो भी कर दूंगा किस जगह पे लिटरेरी डिवाइस शो की है। और इसके साथ आपको मैं लिखा हुआ भी लिख के भी बता दूंगा कि इसकी जगह पे इसने ये लिटरेरी डिवाइस यूज़ की है, इसके लिए आप पेपर में यूज़ कर सकते हैं। याद रखें, लिटरेरी डिवाइस के नंबर नहीं होते रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट के लास्ट में लिखने के। जो आप रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट का क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं, लास्ट में अगर आप लिटरेरी डिवाइसेस को मेंशन करते हैं पेपर के अंदर कि ये पोइम है, इस पोइम की जो डिवाइसेस राइटर ने यूज़ की है, फ़र्ज़ किया ये पैराग्राफ पेपर में आता है, ये स्टेंजा पेपर में आता है, इस स्टेंजा को आपने रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट के साथ अटैम्प्ट करना है। तो इस स्टेंजा से मतलब जो जो वर्ड यूज़ हुए होंगे, जो जो आपने वर्ड्स देखे हैं, अगर वो वर्ड्स पेपर के अंदर आते हैं स्टेंजा के लिए, रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट के लिए, आपने रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन अटैम्प्ट करने के बाद लास्ट में आपने अगर उसकी लिटरेरी डिवाइसेस लिखी है तो होपफुली जो एग्ज़ामिनर होता है वो इस बात से वो बड़ा मुतासर होता है कि आप कुछ एक्स्ट्रा करके प्रोड्यूस कर रहे हो, आप कुछ एक्स्ट्रा करके उसको शो कर रहे हो कि मैंने पेपर अटैम्प्ट किया लेकिन मैंने बाकी सारे बच्चों से हट के अटैम्प्ट किया है। अब तकरीबन 90% 95% बच्चे जो हैं उसमें जब भी पोइम का रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट वाला क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं तो वो डिवाइसेस यूज़ नहीं करते। 90% बच्चे इसमें डिवाइस यूज़ नहीं करते क्योंकि उनको पढ़ाई नहीं जाती, उनको बताई नहीं जाती। लेकिन जब आप अपने पेपर में रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट का क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के बाद जब आप उसमें डिवाइसेस यूज़ करते हैं तो राइटर जो है, जो चेकर पेपर चेकर एग्जामिनर जो है, वो इस बात से बड़ा मुतासर होता है कि ये बच्चा बाकी साहब से, क्योंकि पेपर उसने जो चेक किए होते हैं उनमें आपका पेपर निकलता है तो आपने डिवाइसेस के साथ लिखा होता है कि फ़लाँ जगह पे राइटर ने ये डिवाइस यूज़ की हुई है। तो इस बात से मुतासर होकर जहाँ पे आपके कभी मार्क्स कट भी रहे होते हैं या आपके मार्क्स अगर ज़्यादा रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट में 5 नंबर का क्वेश्चन आता है और 5 में से ये 4 नंबर देते हैं, तो जब ये देखते हैं कि बच्चे ने कुछ एक्स्ट्रा शो किया है तो उसमें 4 के बजाय वो अक्सर आपको 5 के 5 नंबर दे देते हैं। तो इसका ये फ़ायदा होता है कि जब आप कुछ एक्स्ट्रा शो करते हैं पेपर में तो इसका ये मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स आपको हासिल करने में मदद करता है। तो ये 4-5 बातें थी, आपने उम्मीद करता हूँ कि समझ चुके होंगे। तो अब मैं पोइम का कॉन्टेक्स्ट आपको बस समझाऊँगा। इस पोइम का जो पैराफ्रेज है, इस पोइम का जो टेक्स्ट है वो आपको करवाऊँगा। साथ साथ आपने डिवाइसेस काइंडली आप बुक खोल के इस पोइम को अपने सामने रखें। जो वर्ड मैं बताता जाऊँगा आपने इस वर्ड को देखना है और लास्ट में आपने जो जो डिवाइसेस हैं उस डिवाइसेस को आपने अंडरलाइन करके साथ साथ लिखते जाना है। तो विलियम हेनरी डेविस की लाइफ आपको बता चुका हूँ, आपने जस्ट इतना याद रखना है, गरीब इंसान था, गुर्बत में से ज़िंदगी गुजारी है और अमीरों को उसने देखा है, अमीर से अमीर होते जा रहे हैं, गरीब जो गरीब से गरीब होता जा रहा है। और इसने लास्ट में उम्मीद का पहलू दिया है। क्या उम्मीद का पहलू दिया है वो हमें पोइम का टेक्स्ट करके समझ आता है। बस इतनी बात याद रखनी है कि ये गरीब इसने गुर्बत के अंदर ज़िंदगी गुजारी है। तो राइटर लिखता है, आई हेयर लीव्स ड्रिंकिंग रेन। अब सीन कुछ ऐसे है कि राइटर जो है ये शायद बारिश लगी थी तो एक दरख्त के नीचे ये खड़ा था और इस दरख्त के नीचे जो ये राइटर आवाज़ें सुन रहा है, बारिश की पत्तों के ऊपर गिरने की जो टिप टिप की आवाज़ें आ रही हैं, इस म्यूज़िक को उसने इस पोइम के अंदर यूज़ किया। तो ये पोइम जो एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के तौर पे भी एक म्यूज़िकल इंटोनेशन भी देती है, म्यूज़िकल राइज एंड फॉल भी हमें इसमें नज़र आता है। लेकिन मैं आपको इस किसी किस्म की डिटेल में नहीं लेके जाऊँगा, जो बात आपकी मैं उस कॉन्टेक्स्ट में बात करूँगा कि आपको बात आसानी से समझ आ जाए। तो राइटर लिखता है कि आई हियर, जैसे मैंने आपको बताया एक दरख्त के नीचे खड़ा है और बारिश में पत्तों पे जो पानी गिर रहा है उसकी टिप टिप की आवाज़ें सुनता है। तो कहता है आई हियर लीव्स। सबसे पहली जो डिवाइस है आई हियर लीव्स, आई हियर लीव्स मैं सुनता हूँ, आई हियर लीव्स मैं सुनता हूँ, लीव्स पत्तों को मैं सुन रहा हूँ। ड्रिंकिंग रेन, ड्रिंकिंग रेन कि वो पानी पी रही है। तो मैं पहले जस्ट आपको सारी पोइम का सिंपल टेक्स्ट समझाऊंगा, इस सारी पोइम को आपको मैं समझाऊंगा। फिर उसके बाद मैं इस सारी पोइम के बाद आपको बताऊंगा कि इसमें कौन कौन सी डिवाइसेस किस जगह पे यूज़ की हुई हैं और ये डिवाइस कैसे यूज़ होती हैं। और बच्चे याद रखना है, मैंने इन सारी पोइम्स की जो डिवाइसेस हैं मैंने अलग से इस पर वीडियो भी अपलोड की हुई है। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, मेटाफर क्या है, सिमिली क्या है, वगैरह वगैरह, जो ऑक्सीमोरोन डिवाइस है, ये जितनी भी डिवाइसेस आपकी पोइम के अंदर रिपीट होती हैं मैं सारी डिवाइसेस पे एक वीडियो अपलोड की हुई है।
अगर आप इस पोएम से पहले उस वीडियो को सुन लेते हैं तो आपको डिवाइस दोबारा से देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि किस जगह पे पोएम की डिवाइस रिपीट होती है। आगे भी आपको बड़ी काम देने वाली है। तो पहले मैं इसका पैराफ्रेज करूँगा, इसको टेक्स्ट आपको समझाऊँगा। टेक्स्ट समझाने के बाद फिर आपको मैं बताऊँगा कि इस पोएम में से डिवाइसेस कौन सी आती हैं और इस पोएम से किस किस जगह पे डिवाइस कौन सी यूज़ हुई है। और इसके अलावा इस पोएम का जो कॉन्टेक्स्ट मेरा क्या है, तो कहता है आई हियर लीव्स, मैं सुन रहा हूँ पत्तों को, ड्रिंकिंग के वो पी रहे हैं, रेन, रेन बारिश पी रहे हैं। मैं पत्तों को सुन रहा हूँ कि वो बारिश पी रहे हैं, बारिश मीन बारिश का पानी पी रहे हैं। आई हेयर रिच लीव्स, मैं सुनता हूँ रिच लीव्स, रिच अमीर पत्ते, ऑन टॉप। अच्छा, कुछ सीन ऐसे है कि इस दरख्त पे जो ऊपर के पत्ते हैं यहाँ पे, ये ये पत्ते जो ऊपर के हैं और ये पत्ते जो है ये नीचे के पत्ते हैं। अब इस तरह का कुछ सीन है ये ट्री जो है आपको समझाने के लिए। अब इनको, जो ये पत्ते हैं ऊपर वाले, ये पत्ते, इनको उसने रिच लीव्स कहता है और जो नीचे वाले पत्ते हैं उनको पुअर लीव्स कहता है। अब रिच लीव क्यों है? एक तो ये ऊपर है और ये पुअर क्यों है? क्योंकि ये नीचे है। अब रिच कैसे कि सबसे पहली बारिश जो है वो इन पत्तों पे गिर रही है, इन पत्तों से गिरने के बाद फिर बारिश जो है वो नीचे इन पत्तों पे आती है। तो अमीर के पास सबसे पहले एक चीज़ आती है और अमीर उस चीज़ को आगे गरीबों में ट्रांसफ़र करता है। तो ये चीज़ क्योंकि सबसे पहले जो डायरेक्ट रेन फॉलिंग है वो ऊपर वाले पत्तों पे आती है और ऊपर वाले पत्तों से फिर एक एक करके टिप टिप करके वो पत्ता नीचे वाले पत्तों पे आता है। तो इसलिए ऊपर वाले पत्तों को ये अमीर पत्ते कहते हैं और नीचे वाले पत्तों को ये गरीब का पत्ते कहते हैं। तो ये अमीर और गरीब का फ़र्क है। तो कहता है आई हियर रिच लीव्स, मैं सुनता हूँ कि अमीर पत्ते कौन से, जो ऑन टॉप जो ऊपर पत्ते हैं वो अमीर पत्ते कह रहा है, गिविंग वो दे रहे हैं, द पुअर गरीबों को दे रहे हैं। गरीब कौन से? जो नीचे वाले पत्ते हैं वो गिविंग दे रहे हैं, द पुअर गरीबों को दे रहे हैं, बीनीथ मीन बिलो जो नीचे है, जो अंडर है, जो नीचे पत्ते हैं उनको, उन गरीब पत्तों को वो दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप, कतरे के बाद कतरा। पहले एक कतरा आता है, फिर दूसरा कतरा आता है, फिर तीसरा कतरा आता है। तो जैसा देखिए अमीर जो है ज़िंदगी की सारी आसाइशें उनके पास होती हैं। तो एक वो जो खाना आता है, जो रिस्क आता है, फिर वो आगे गरीबों में ट्रांसफ़र करते हैं। तो सारी ज़िंदगी की आसाइशें अमीरों के पास है, फिर वो दोबारा जाके आके गरीबों को ट्रांसफ़र करते हैं। बिल्कुल यही हिसाब उसने पत्तों के अंदर भी दिखाया है, दरख्तों के अंदर भी है कि इतना उसके माइंड को इन्फ्लुएंस किया हुआ है उसकी लाइफ ने, उसकी गुर्बत ने, कि उसे जो अमीरी गरीबी पत्तों के अंदर भी नज़र आ रही है। टिस अ स्वीट नाइस टू हियर, टिस मीन इट इज़, दिस इज़, इट इज़ की शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। इट इज़ अ स्वीट नाइस, नाइस मीन जो आवाज़ है, इट इज़ अ स्वीट नाइस, स्वीट मीठी आवाज़ है, टू हियर मीठा शोर, टू हियर सुनने को मिल रहा है। मीठा शोर कौन सा मीठा शोर? जो टिप 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 सारे पत्तों पे जो बारिश का पानी कतरा कतरा करके गिर रहा है। तो वो कहता है ये शोर बड़ा मीठा शोर है, टू हियर जो मैं सुन रहा हूँ। दीज ग्रीन लीव्स, वो शोर जो दीज ये, दिस और दीज, दैट और दोज होता है। दिस कहते हैं ये जो पास की चीज़ होती है, और दीज जब ये जमा में हो जाता है, देखिए ये जब सिंगल को शो करता है तो ये एक कुर्सी है, दिस इज अ चेयर, मतलब पास एक चीज़ है। लेकिन जब ये कुर्सियाँ ज़्यादा हो जाती है तो दीज में आ जाता है। अब चूंकि जो पत्ते हैं वो इसके पास है तो इसलिए उनको दीज करके कह रहा है, दीज ग्रीन लीव्स। लेकिन जब चीज़ दूर हो जाती है, एक चीज़ दूर होगी तो हम दिस के बजाय डैट यूज़ करते हैं, और जब ज़्यादा चीज़ें दूर होती है तो डैट के बजाय हम दोज को यूज़ करते हैं। वो एक कुर्सी है, वो दूर हो जाती है तो डैट इज़ अ चेयर। लेकिन जब कुर्सियाँ दूर हो जाती हैं, ज़्यादा कुर्सियाँ हो जाती हैं, वो कुर्सियाँ हैं, तो फिर उसमें हम दोज आर चेयर्स कहते हैं। इसी तरह दीज का मतलब समझाना था, दीज मीन जो ज़्यादा पत्ते थे। तो कहता है ये जो मीठा शोर जो मैं सुन रहा हूँ, दीज ग्रीन लीव्स, ये मीठा शोर, दीज ग्रीन लीव्स, ये जो सब्ज पत्ते हैं, ड्रिंकिंग नियर, ड्रिंकिंग पी रहे हैं, नियर मेरे पास, नियर मीन पास, पास राइटर के पास। जो ये मीठा शोर, ये जो टिप टिप की आवाज़ें हैं, ये मैं सुन रहा हूँ, और ये ग्रीन लीव्स जो है ये बारिश को पी रहे हैं, मेरे पास बारिश को पी रहे हैं, मैं इनके पास खड़ा हूँ और ये बारिश को पी रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये फर्स्ट जो स्टेंजा था ये आपको क्लियर हो चुका होगा। अगर कोई समझ रह भी जाती है तो आप काइंडली वीडियो को वापस करके आप फिर दोबारा से सुन सकते हैं। फिर उसके बाद दूसरा स्टेंजा आता है, दूसरा स्टेंजा, एंड व्हेन द सन कम्स आउट,
फिर सन जो सूरज है कम्स आउट। अब ये है कि पहले स्टेंजा में बारिश हो रही थी, टिप टिप की आवाज़ें आ रही हैं, फिर उसके बाद सन जब सूरज निकलता है तो ऑलरेडी जो बारिश होती है वो रुक जाती है। एंड द सन कम्स आउट निकलना, और जब सन जो सूरज है कम्स आउट वो बाहर आता है, आफ्टर दिस इसके बाद क्या होता है, द रेन शैल स्टॉप, जो बारिश है वो रुक जाएगी। जब सन निकलेगा साथ ही बारिश रुक जाएगी, जब सूरज आएगा बाहर तो बारिश रुक जाएगी। अब वंडरस, वंडरस मीन वंडरफुल, ग्रेट, ज़बरदस्त किस्म की जो लाइट है, जो रोशनी है, विल फिल, फिर जब सूरज निकलेगा बारिश रुक जाएगी, और फिर ज़बरदस्त किस्म की जो रोशनी होगी विल फिल, बारिश के बाद की रोशनी जो होती है वो थोड़ी सी तेज़ होती है, वो क्लियर भी होती है। तो कहता है कि ये जो रोशनी है विल फिल, ये भर देगी, फिल कर देगी, ईच हर डार्क काले, राउंड गोल ड्रॉप कतरे को, हर गोल काले कतरे को। बारिश के कतरे जो होते हैं जब सूरज नहीं निकलता तो वो काले नजर आते हैं, लेकिन जब बारिश के बाद जब सूरज निकलता है तो जहाँ जहाँ पे भी कतरे बारिश के पड़े होते हैं वो सारे काले गोल कतरों को सूरज की रोशनी फिल कर देगी, सूरज की रोशनी भर देगी, सूरज की रोशनी उनको कवर कर लेगी, सूरज की रोशनी उनको रोशन कर देगी। उन काले गोले गोरे उन काले जो कतरे हैं, बारिश के कतरे हैं, उनको सूरज की रोशनी ब्राइट कर देगी, शाइन कर देगी, उसमें ग्लोइंग आ जाएगी। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ, ये ऑप्टिमिस्टिक पहलू जो आपको लास्ट में बताया था, कहता है कि आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ, द सन जो सूरज है, शाइन्स चमकता रहेगा, ब्राइट खूब चमकता रहेगा, ये जो सन है ये खूब चमकता रहेगा, इट विल बी अ लवली साइट, तो ये साइट, ये नज़ारा सूरज के चमकने वाला, इट विल बी अ लवली साइट, तो ये साइट, ये नज़ारा बड़ा, साइट मीन सीन, SCENE सीन, तो ये सीन, ये नज़ारा जो है बड़ा ज़बरदस्त नज़ारा होगा। तो ये थी बच्चे जो आपको मैंने इसका पैराफ्रेज समझाया, इसका जो टेक्स्ट है उसकी ट्रांसलेशन। अब चलते हैं इसके सिंबॉलिक मीनिंग पे, अब चलते हैं इसके लिटरेरी डिवाइसेस पे। एक तो होता है हिडन मीनिंग होता है, एक होता है अपेरेंट मीनिंग होता है। अपेरेंट मीन जो ज़ाहिर मतलब होता है, ज़ाहिर मतलब इसका जो हमने पॉइंट को बता दिया कि बड़ी खूबसूरत पोइम है, म्यूज़िकल डिस्प्ले है, इसमें म्यूज़िक की आवाज़ें आती हैं, बारिश का बड़ा ज़बरदस्त मंजर उसने दिखाया है, और पत्ते पानी पी रहे हैं, फिर उसके बाद सूरज की रोशनी निकलना, फिर बड़ा ज़बरदस्त किस्म का सीन उसने एक कलम बंद किया। लेकिन इसके बैकग्राउंड में, इसके हिडन मीनिंग में कुछ और मतलब है। अब क्या मतलब है उसकी हम इसमें साथ साथ मैं आपको इसका कॉन्टेक्स्ट समझाता हूँ। अब इसके जो अंदर इम्प्लाइड मीनिंग है, जो हिडन मीनिंग है, अब वो कुछ ऐसे है कि जैसे मैंने आपको बताया, इसमें पहले लिटरेरी डिवाइस जो यूज़ होते हैं वो कहता है हियर लीव्स, ये ऑडिटरी डिवाइस है। मैं आपको बता चुका हूँ, जो मैंने वीडियो अपलोड की हुई है लिटरेरी डिवाइसेस वाली, काइंडली अगर आप उनको सुन लेंगे, आपको दोबारा से मुझे रिपीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि साथ दोबारा क्या कह रहे हैं। ऑडिटरी डिवाइस जो ऑडिटरी कहते हैं, जो सुनने से मुतल्लक होती है, ये मैंने आपको लास्ट में डिवाइसेस शो कर दूंगा कि किस किस जगह पे पोएम में कौन सी डिवाइस यूज़ हुई है। तो ऑडिटरी डिवाइस जो सुनने से मुतल्लक होती है, तो सुनना क्या है, इस पे देखें, हियर लीव्स, पत्तों को सुनना, तो ये कानों से मुतल्लक है, जो आपके कानों से मुतल्लक हो, तो हियर लीव्स ये सबसे पहले आपकी इसमें डिवाइस यूज़ होती है, हियर लीव्स वाली। फिर उसके बाद जो डिवाइस यूज़ होती है वो सेकंड नंबर पे ये रिच लीव्स वाली है, रिच और पुअर लीव्स वाली। रिच लीव्स अमीर पत्ते, पुअर लीव्स गरीब पत्ते। ये पर्सोनिफिकेशन की डिवाइस यूज़ करता है यहाँ पे राइटर। पर्सोनिफिकेशन पर्सन से है, पर्सन शख्स को कहते हैं। तो पर्सोनिफिकेशन में भी मैंने लिटरेरी डिवाइस में आपको बताया था कि एक ऐसी क्वालिटी जो कि इंसानों की हो, इंसानों की क्वालिटी, इंसानों की खूबियाँ, वो आप जब किसी लिविंग बीइंग की क्वालिटी नॉन लिविंग बीइंग को देते हो, जिंदा चीज़ की क्वालिटी जब बेजान चीज़ को देते हो, जब वो इंसान ना हो, बेजान से मुराद तक वो इंसान ना हो, इंसान की क्वालिटी, इंसान ईमानदार है, इंसान दयानतदार है, इंसान नेक है। अब जब इसी चीज़ को आप किसी ऐसी चीज़ को देते हो जो इंसान ना हो, तो वो पर्सनिफिकेशन होता है। तो पत्ते जो होते हैं, अमीर पत्ते, अमीरी गरीबी पत्तों के अंदर नहीं होती, अमीरी गरीबी इंसानों के अंदर होती है। तो इसने ये अमीरी गरीबी, ये जो इंसानों की क्वालिटी है, ये पत्तों को दी है, जबकि पत्ते इंसान नहीं होते। तो ये पर्सनिफिकेशन होता है, ठीक है। रिच लीव्स और पुअर लीव्स, ये पर्सनिफिकेशन दूसरी डिवाइस उसने यूज़ की है। फिर तीसरी डिवाइस उसमें स्वीट नॉइज़ है, ऑक्सीमोरोन है, OXYMORON। मैं लास्ट में आपको डिवाइसेस शो भी करूँगा किस जगह पे उसने कौन कौन सी डिवाइस यूज़ की है।
स्वीट नॉइज। ऑक्सीमोरॉन होती है पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट। पैराडॉक्स होता है उलट कहना, जो अपनी बात की नफी करता है। कैसे कि आप देखें कि एक चीज़ जो है आपने हाँ भी की है और ना भी की है। ये क्या बात हुई कि हाँ भी करके ना भी करके। अब कैसे हाँ और ना, एक ऐसी चीज़ जो कंफ्यूज करने वाली हो। नॉइज, नॉइज कहते हैं शोर को, स्वीट कहते हैं मीठे को। अब शोर और मीठा एक ऐसी चीज़ जो आपने बयान की हो लेकिन जिसमें तजाद हो, जिसमें इख्तलाफ हो, जो अपनी बात की नफी करे। शोर, मीठा शोर। अब शोर भी मीठा होता है, अब शोर तो कभी मीठा नहीं होता। लेकिन राइटर ने यहाँ पे एक पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट यूज़ की है कि एक चीज़ को उसने उलट करके दिखाया है। उल्टी चीज़ कैसे, कि शोर कैसे मीठा होता है, शोर तो कभी मीठा नहीं होता। तो ये होगी ऑक्सीमोरॉन, जिसमें आपको बताया कि कन्फ्लिक्ट हो, जिसमें तजाद हो, जिसमें इख्तलाफ हो। एक चीज़ ये कैसे हो सकती जो चीज़ राइटर ने लिखी है। शोर मीठा नहीं हो सकता, शोर तो कानों को वो ऑकवर्ड सा फील होता है, लेकिन इसने शोर को मीठा करके बयान किया है। तो ये पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट, इसको ऑक्सीमोरॉन कहा जाता है। ठीक है। ये उसके बाद ग्रीन लीव्स एक विजुअल इमेज, जहाँ पे आपको ऑडिटरी इमेज, ऑडिटरी बताया था इमेज, और ये विजुअल, विजुअल कहते हैं जो आंखों से मुतल्लक होता है। वो चीज़ जो हमारी आंखें देखती हैं, जो चीज़ हमारी आंखों के सामने आ सकती है। अब हियर सुनना हमारी आंखों के सामने नहीं, ये सुनने से मुतल्लक है, कानों से मुतल्लक है। लेकिन ग्रीन लीव्स ये विजुअल इमेज है। विजुअल कहते हैं तस्वीर को, तो ये तस्वीरी इमेज है। ग्रीन लीव्स एक हमारे सामने तस्वीर आती है, तो ये इसमें जो डिवाइस है ये विजुअल इमेज है। ये इसने एक तस्वीर दिखाई हमें, सब्ज पत्तों की तस्वीर दिखाई है। फर्स्ट एग्जाम में जो डिवाइसेस हैं हमने देखे हैं। इसके अलावा अब यहाँ पे आप देखें तो अमीरी और गरीबी को उसने दिखाया है कि हर चीज़ ज़िंदगी की अमीरों के पास आती है और फिर उसके बाद गरीबों में ट्रांसफ़र होती है। इसी चीज़ को जो ज़िंदगी में उसने गुर्बत देखी, जो ज़िंदगी में उसने लोगों को अमीर होते देखा, और अमीरों के पास हर किस्म की चीज़ थी जो वो चाहते थे। इनफैक्ट कि जो चीज़ ये हासिल करना चाहता था, जिस तरह की ये ख्वाहिशात रखता था, वो सारी ख्वाहिशात, वो सारा कुछ हासिल जो करना था, वो सारा अमीरों के अंदर देखता था। वो चीज़ें, ये ख्वाहिश भरी ज़िंदगी जो इसके अंदर, एक ऐसी तमन्ना जो कभी पूरी नहीं हो सकती थी कि मेरे पास भी ज़िंदगी के सब कुछ हो। अब जब इसने यही कुछ अमीरों और गरीबों का जब देखा, तो वही कुछ उसकी पोइम में भी है। एक ऐसे पत्तों के अंदर ये अमीरी लेके आया और पत्तों के अंदर ही गरीबी लेके आया कि अमीर देते हैं ड्रॉप के बाद ड्रॉप। जिस तरह पत्ते जो देते हैं वो ड्रॉप ड्रॉप करके दे रहे हैं नीचे वाले पत्तों को, तो ऊपर वाले पत्तों को उसने अमीर कहा, नीचे वाले पत्तों को उसने गरीब कहा। फिर उसको इसी अमीरी गरीबी को उसने नीचे जो है सन के साथ उसने ऐसे कंपेयर किया है कि सन, हम इसके अपेरेंट मीनिंग में देखें तो सन कम्स आउट। वो कहता है ये अमीरी गरीबी ये फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम है, एक दिन ये सब कुछ ख़त्म हो जाना है। फिर सन कम्स आउट, फिर सूरज बाहर आता है। सूरज जहाँ पे मेटाफोरिकली ये स्टेट कर रहा है गार्ड को। मेटाफोर होता है जो डायरेक्ट कंपैरिजन होता है। मैं इसीलिए आपको बार बार बता रहा हूँ कि मैंने जो डिवाइसेस में हर एक चीज़ मैंने डिटेल से समझाई हुई है कि कौन सी डिवाइस में किस तरह होता है और इसे किस तरह के यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल के साथ मैंने बताया कि अगर ये मेटाफर है तो इसको क्या, मेटाफर कैसे होता है और इसकी एग्जाम्पल कैसे है, फिर उसके बाद पर्सोनिफिकेशन कैसे है, ऑक्सीमोरॉन कैसे है, सिमिली कैसे, वगैरह वगैरह, सारा कुछ मैंने उसके अंदर आपको डिटेल से बताया हुआ है। कहता है सन कम्स आउट मीन गॉड कम्स आउट। डायरेक्ट सन को गॉड के साथ कंपेयर कर रहा है। उम्मीद कैसे देखे ना कि जब सूरज, एक दिन हमारा सूरज भी निकलेगा, एक दिन जब हमारा सूरज निकलेगा, हमारा सूरज मीन एक दिन जब हमारा खुदा जागेगा, जब हमें भी खुदा देगा आफ्टर दिन। फिर उसके बाद द रेन शैल स्टॉप। ये जो रेन हो रही है, जो बारिश हो रही है ना, अमीरों पे जो बारिश हो रही है, पहली बारिश अमीरों पे पड़ रही है, हर चीज़ अमीरों को मिल रही है, सब कुछ अमीरों को हासिल हो रहा है। तो फिर ये शैल स्टॉप, ये रुक जाएगा। हमें भी हमारा खुदा भी है। फिर क्या होगा कि हमारा खुदा, उसकी जो वंडरफुल लाइट है, उसकी जो ज़बरदस्त रोशनी है, उसकी जो रहमतें हैं, उसकी रहमतें जो है ये भर देंगी हर काले गोल कतरे को। हम जो गरीब हैं, उसकी रहमतें हम पे भी नाजुल होंगी, उसकी जो बरकतें हमें भी मिलेंगी। ये देखें, सन को डायरेक्ट गॉड के साथ कंपेयर कर रहे हैं कि जब सूरज हमारा निकलेगा ना, जब हमारा खुदा आएगा, तो फिर ये खुदा हमें सब कुछ देगा। फिर हम भी जो काले गोले, हम भी जो काले और गोल हैं, हम भी जो बारिश के कतरों की मानित जो बिल्कुल स्याह हो चुके हैं, जिनके दिल बिल्कुल मुर्दा हो चुके हैं, इनमें एक नई उम्मीद जागेगी। और कहता है ये सन, ये गॉड जो है
शाइन्स ब्राइट, इसकी रोशनी खूब होगी, फिर इसकी रहमतें, इसकी बरकतें खूब होगी, तो तब ये हमारे लिए बड़ा लवली साइट होगा। तो ये देखिए इस पोइम की जो उसने एक तो अपीरेंट मीनिंग में हम देखें तो अपीरेंट मीनिंग में कुछ और मतलब देता है, लेकिन जब हम इसे पैराफ्रेज के बाद हम जब इसके इम्प्लाइड मीनिंग, इसके हिडन मीनिंग को देखते हैं, इसके कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग को देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि इसके अंदर उसने अपना एक दर्द छुपाया है, उसने अपना एक किस्सा सुनाया है ज़िंदगी का, कि कैसे उसकी ज़िंदगी जो है गुजर रही है और किस उम्मीद का उसने एक इजहार किया है। तो ये उम्मीद करता हूँ कि जितना मैंने इस पोइम में जो कुछ बताया 100% तो नहीं, हर इंसान कभी परफेक्ट तो नहीं होता, लेकिन इतना ज़रूर कहता हूँ कि आप काफ़ी हद तक इस पोइम को समझ चुके होंगे। तो फिर आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि बच्चे, अगर आप इस पोइम की जो डिवाइसेस आपको बताई हैं, अगर आप इन्हें देखते हो, अगर आप इन्हें समझते हो, तो फिर आपको ये रेफरेंस कॉर्टेक्स के आंसर में आपको मदद देंगी। रेफरेंस कॉर्टेक्स का आंसर मैंने अटेम्प्ट करके बताया है, बाकायदा तौर पे शेयर किया हुआ है, आप उस वीडियो में जाके चेक कर लें, फिर आपको पता चले कि हमने कैसे डिवाइसेस को मेंशन करना है, रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन को कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे लिखना है। तो लास्ट में मैं आपको इसकी डिवाइसेस शो करता हूँ। ये डिवाइसेस जो इस पोइम की डिवाइसेस है, कौन कौन सी डिवाइस है? ऑडिटरी इमेज आपको बताया, हियर लीव्स है, पेपर में भी आपने ऐसे ही मेंशन करना है। और बच्चे एक बात याद रखना कि अब ये ज़रूरी नहीं है कि द रेन पोइम से अगर ये स्टैंजा आएगा, इसकी 3-4 लाइन्स आती हैं, यहाँ तक पेपर में आता है, तो फिर ये नीचे वाली डिवाइसेस आपने मेंशन नहीं करनी। एक बच्चे बात हमेशा याद रखना कि आपने सिर्फ वो डिवाइसेस मेंशन करनी है जो डिवाइसेस आपकी लाइंस के अंदर आएंगी। अब ऐसा नहीं है कि ये 4 लाइनें जो ऊपर मैंने टिक की हुई हैं, ये 4 लाइनें आती हैं, आप पूरी पोएम की डिवाइसेस मेंशन कर रहे हो। जस्ट आपने वो डिवाइस मेंशन करनी है जो लाइंस आपके पास आई हैं पेपर में। आप इसे देखें, आपके पास पेपर में ये 4 लाइनें आई हैं, ये 4 लाइनें आई हैं, तो इन चारों लाइनों के अंदर कौन सी डिवाइस है? हियर लीव्स वाली डिवाइस यूज़ हो रही है, ये रिच लीव वाली डिवाइस यूज़ है, पुअर लीव वाली आ रही है। फिर उसके बाद आप ये देखें, जो डिवाइसेस आपकी इस लाइन में आ रही हैं, आपने वही डिवाइसेस पेपर में लिखनी है, बाकी एक्स्ट्रा आपने मेंशन नहीं करनी, ठीक है। ये टोटल डिवाइसेस है इस पोएम के अंदर। इस पोएम से या तो फर्स्ट स्टैंजा आता होता है या सेकंड स्टैंजा, दोनों पोएम इंपॉर्टेंट है स्टैंजा के हवाले से। तो पहली जो डिवाइस है आपको बताया हियर लीव्स वाली है कि पत्तों को सुनना। उसके बाद पर्सनिफिकेशन आपको रिच लीव्स और पुअर लीव्स वाला बताया। ऑक्सीमोरॉन आपको स्टेटमेंट बताई है कि जो उलट होती है, अपनी बात की उल्टी उल्टी बात होती है, जो मुनफी करती है अपनी बात को। और ये स्वीट नॉइज़ के साथ पेपर में है। और विजुअल इमेजेस कौन से है? ग्रीन लीव, सनशाइन, सूरज का चमकना एक तस्वीर बता रहा है। ग्रीन लीव्स एक शक्ल हमारे सामने आती है, और मेटाफर आपको बताया डायरेक्ट कंपैरिजन सन के साथ कर रहा है। तो ये इस पोएम की जो इम्पोर्टेंट डिवाइसेस थी। हर पोएम की इसी तरह सारी पोएम्स की आपको डिवाइसेस बताऊंगा। जो जो पोएम्स की डिवाइसेस रिपीट होंगी, द सन में जो डिवाइसेस रिपीट हुई हैं, इसकी पैराफ्रेज करके इसका कंटेक्सचुअल मीनिंग बताया, फिर उसके बाद डिवाइसेस इसकी शो की हैं। और इसके अलावा जो पोएम नंबर 2 होगी, 3 होगी, इसी तरह 20 की 20 पोएम्स बता के आपको जो इसमें इंपॉर्टेंट डिवाइसेस होंगी वो मैं शो करूँगा। और लास्ट में बच्चे आप याद रखना कि जो क्वेश्चन पेपर के अंदर द रेन के जो जो क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बच्चे सारे कर सकते हैं, वो ज़रूर सारे अटैम्प्ट करें जो पास पेपर्स के क्वेश्चन हैं। लेकिन वो बच्चे जो सारी 20 पोएम है, और बेशुमार बच्चे मेरे स्टूडेंट भी ऐसे हैं कि जो बच्चे सारे पेपर के अलग अलग से क्वेश्चन, अगर एक पोएम है तो उसके 8-10 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन बन जाते हैं। ऐसे 20 पोएम के क्वेश्चन उनके लिए याद करना तकरीबन 200 से ऊपर क्वेश्चन बन जाते हैं, तो उनके लिए सारे क्वेश्चन तैयार करना मुश्किल हो जाते हैं। तो आपने इस पोएम में 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं, टोटल 7 क्वेश्चन आते हैं। तो उन बच्चों के लिए मैंने हर पोएम में से ना एक ही क्वेश्चन लिखा है। हर पोएम का एक क्वेश्चन, चाहे जो भी क्वेश्चन आता है आप उस पोएम का एक ही क्वेश्चन वही अटैम्प्ट कर देंगे। चाहे इस तरह ये होता है कि आपके पोएम में जो अगर 2 नंबर मिलते हैं तो 1 नंबर आपको ज़रूर मिल, आप ना करने से कुछ करना बेहतर है। तो इस पोएम में से हर पोएम में से एक क्वेश्चन आपको शेयर करूँगा। वो मैं जब पोएम ख़त्म कर चुकूँगा इंशाल्लाह ताला, फिर मैं आपके साथ वो सारे क्वेश्चन एक एक करके हर पोएम का नाम ऊपर लिखूँगा, साथ उसका एक क्वेश्चन का जो आंसर है, फिर दूसरी पोएम का उसका सारा क्वेश्चन का आंसर, तो इस तरह आपके साथ शेयर कर दूँगा। उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये वीडियो आप लोगों के लिए मददगार साबित हो। दुआओं में याद रखिएगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर पूछें। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम।